हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील यादव सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिपा इब्राहिमाबाद मॉल की तरफ से आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लास की, जिसमें चैप्टर 1.2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें चैप्टर 1.2 जो है इसमें पढ़ना क्या है। देखिए, जो हम लोगों का चैप्टर 1.1 के बाद जो चैप्टर 1.2 है, इसमें हमें पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। हमें इसमें पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए, हम लोगों की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए, आप लोगों ने कभी लॉसो मौसो निकाला है? इससे पहला चैप्टर 1.1 था, उसमें हम लोग मौसो निकाला करते थे, यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला करते थे संख्याओं का, लेकिन यूक्लिड के नियम के अनुसार। इससे पहले हमने गुणनखंड विधि, भाग विधि पढ़ा था निकालने के लिए मौसो। और हम लोग इस चैप्टर में जो 1.1 था, उसमें हम लोगों ने यूक्लिड का नियम पढ़ा, यूक्लिड की प्रमेय पढ़ी, जिसमें हम लोग उसके जरिए संख्याओं का मौसो निकाला करते थे। उसमें हम लोग इससे पहले क्लास 8 में 9 में पढ़े हुए हैं गुणनखंड विधि से मौसो या लौसो दोनों निकालना। ठीक है, हम लोग यूक्लिड के नियम के अनुसार तो हम लोग बस एक ही जो है सब्जेक्ट एक ही चीज निकाल लिया करते थे, जो कि सिर्फ मौसो था। लेकिन हम लोग जो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे मौसो और लौसो दोनों निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए, पहले हमें जानना है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होती क्या है। वो प्रमेय ये है कि यदि अभाज्य संख्याओं को, ठीक है, दोनों ये अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी अभाज्य नहीं विभाज्य संख्या, माफ करिएगा, जो हम लोगों की अंकगणित की प्रमेय है वो ये बताती है कि सभी जो विभाज्य संख्याएं हैं उनको छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं में विभक्त के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। छोटी छोटी संख्याएं जो अविभाज्य हो, उनके गुणनफल के रूप में हम लोग किसी विभाज्य संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं 8 के बारे में, तो 8 को हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये 2 भी क्या है, एक अविभाज्य संख्या है, ये भी अविभाज्य है, ये भी अविभाज्य है। तो इन 3 अविभाज्य संख्याओं का हम लोग गुणनफल के रूप में इस 8 बड़ी संख्या को व्यक्त कर दिया, इसका मतलब क्या है, 8 ही है। तो इसी के आधार पर बताया गया है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि किसी अविभाज्य संख्या को, सॉरी किसी विभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी विभाज्य संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हम लोगों की जो है आधारभूत प्रमेय है अंकगणित। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं का गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके उन लोगों का लौसो मौसो दोनों ज्ञात कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, चाहे लौसो ज्ञात करने के लिए बोले चाहे मौसो ज्ञात करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसमें, जैसे उदाहरण के तौर पे 96 और 128 का लॉस
तथा 900 दोनों ज्ञात कीजिए। आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 96 और 128 का लॉसम का मौसम ज्ञात कीजिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। तो ध्यान दीजिए आपकी बुक में कह सकते हो, देखिए 96 का बस ऐसे लिखे गुणनखंड इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 चौको 8, 1 बचेगा 2 8 16। फिर इसको भी हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं 2 से। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12। इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3। अब तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और ये 1 हो जाएगा इसका। जब तक हम लोग काटते हैं चाहे ऐसे करिए, अच्छा 96 को आप अगर ऐसे गुणनखंड किए होते तब भी आप 2 से काटे हुए होते हैं तो 2 चौको 8, 2 3 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम में 3। तो चाहे हम इसको ऐसे फैक्टर करें या ऐसे फैक्टर करें, बात वही है। और उसी के आधार पे हम लोगों की जो बुक में आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ऐसे गुणनखंड करके, तो हम लोग इसी प्रकार से कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? अब हम लोग अगर 108 हमने यहाँ पे देखा 96 का हमने गुणनखंड किया तो कितना मिला? 1 2 3 4 5 तो है, 1 तो 3 है, 1 2 3 4 5 और 3। हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया। अब हम बात करेंगे 128 के बारे में। इसका गुणनखंड 2 से काटते हैं, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम में 2 और 2 छके 12। फिर 2 से काटेंगे 8 गुना 16। फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे 2 गुना 4। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम में, ठीक है। तो हमने 128 रख दिया तो 1 2 दूनी 4, 2 8 2 16 2 32 64 दूनी 128। तो हमने जब यहाँ पे 128 का गुणनखंड किया तो हम लोग को मिल गया 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मैं लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें लॉसा निकालना होता है। तो लॉसा के लिए क्या होता है कि जो इसमें कॉमन मिलता है उसको भी ले लिया करते हैं और जो नहीं कॉमन मिलता है उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया करते हैं। जैसे कि 2 तो दोनों मिल रहा है, 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी मिला, फिर 2 लिख लेंगे, यहाँ पे भी मिला, फिर 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे भी मिला, फिर 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे भी मिला, फिर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये दोनों नहीं मिले लेकिन एलसीएम ले रहे हैं तो इन दोनों को भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 भी नहीं मिल रहा है तो 3 भी ले लेंगे। अब सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 के यहाँ 8 के 24 को 4 फिर 2 3 दूनी 6 दूनी 8 और 3 एकम में 384। तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में एलसीएम होगा 384 होगा। और मौसम के बारे में बात कर लें, अगर मौसम निकालना है तो बस जो दोनों में कॉमन मिलता है उसी को लेते हैं। ये दोनों मिल रहे हैं, फिर ये दोनों मिल रहे हैं, फिर ये भी मिल रहा है, फिर ये भी मिल रहा है और फिर एक और है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 32। हमें इसका मौसम मिल जाएगा 32। तो देखिए ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बस ये है कि उसका हम लोग गुणनखंड करके कहीं कर लीजिए ये एक और ये जो 96 और 128 जो दोनों संख्याएं हैं दोनों क्या है, किस प्रकार की संख्या है,
एक प्रकार की विभाज्य संख्याएं हैं और इन विभाज्य संख्याओं का हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करके और इन लोगों को अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे, जैसे कि वहां पे दिया हुआ है कि किसी विभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इस अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले संख्याओं को अविभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे और जो उसमें से दोनों में कॉमन मिलेगा वो हम लोग का मौसा हो जाया करता है, जो मिलता है वो, जो नहीं मिलता है वो दोनों को मिला जाया करता है, तो हम लोग का एलसीएम हो जाया करता है। इसी पे हम लोग अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय करके आप लोगों की एक्सरसाइज जो है 1.2 इसको कंप्लीटली लगाइए, जो क्वेश्चन ना समझ में हमसे पूछिएगा। एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बात कर लेते हैं एक अगले एग्जांपल के बारे में जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, उसमें से हमको उम्मीद है शायद बच्चों को ना समझ में आए। देखिए एक उदाहरण है आपका, वो ये बताया जा रहा है कि क्या n के किसी मान के लिए के लिए 4 के पावर n संख्याएं 4 पावर n संख्याएं शून्य पर समाप्त हो सकती हैं, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बताया जाए कि क्या n के किसी मान के लिए 4 के पावर n संख्याएं जो है, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो शून्य पर समाप्त हो सकती हैं। तो आइए हम थोड़ा सा एक बात चेक करते हैं कि क्या कोई संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है, जैसे मान लीजिए 20, लास्ट में क्या है इसके 0, एक शून्य से अंक है, तो अगर ये 20 जो है इसका अंतिम अंक शून्य है, निकाय का अंक शून्य है, ये 20 जो है शून्य पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इसके आगे हम एक कर देंगे तो एक पे समाप्त होगी, दूसरे एक बन जाएगी। लेकिन ये 20 जो है शून्य पे समाप्त हो रही है, तो ये किससे डिविजिबल है, इसको किससे भाग दे सकते हैं, 5 से, 4 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम देखते हैं 5 से जो डिविजिबिलिटी है, 5 से भाग जाने का नियम यही होता है कि यदि किसी संख्या में वो कोई संख्या जो है 5 से तभी विभाज्य होगी यदि उसके अंत में जो है या तो 5 हो या तो 0 हो। तो यहाँ बताया जा रहा है कि क्या शून्य पे समाप्त हो सकती है, 4 की पावर n की ऐसी संख्याएं हैं जो शून्य पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे n का कोई मान जो यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है, तो उसके लिए अगर वो संख्या जो होगी 4 की पावर n अगर शून्य पे समाप्त होगी तो जाहिर सी बात है कि 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर वो 5 से विभाज्य होगी तभी जो 4 की पावर n संख्या शून्य पे समाप्त हो सकती है, अन्यथा समाप्त नहीं हो सकती है। अब बात कर लेते हैं सॉल्व के बारे में। हम इस प्रकार की संख्या को हल कैसे करेंगे, इसी के आधार पर हम बताएंगे। देखिए हम यहाँ पे चूंकि 4 के पावर n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी इसका रीजन देखिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 4 के पावर n है, इसको हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 अब पूरे की पावर क्या n, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, अब पूरे पावर क्या हम लोग का n। इस संख्या घात का घात होता है, घात का गुणा हो जाया करता है, यानी 2 के पावर हो जाएगा 2। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे संख्या 4 के पावर n जो है इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को जो है हम लोग 2 के पावर 2n के रूप में या n के रूप में लिख सकते हैं। 2 के पावर
2n भी हो सकता है, 3n भी हो सकता है, 5n भी हो सकता है, 7n भी हो सकता है, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है। तो इसको 4 की पावर जो n है इसको हम लोग 2 की पावर 2n के रूप में व्यक्त कर दिया। इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए अगर 4 के पावर n संख्या को हम लोग 2 के पावर 2n के रूप में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसका स्क्वायर देख रहे हैं। पावर में क्या देख रहे हैं? सम संख्या। 2 का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, अगर मान लीजिए n का मान 1 रख रहे हैं, 2 गए 2 दूनी 4, तो अभी 5 से भाज्य नहीं होगी। 2 भी रख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पे कभी भी हमारा n का मान 1 से लगाया या ब्रैकेट तक यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ अगर हम n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 n टाइम तक भी अगर लिख लें तब भी यहाँ पे जो n का मान होगा, सॉरी यहाँ पे जो हम लोगों का 2 का मान होगा वो 2 ही रहेगा, और 2 के पावर में ही आएगा, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी संख्या रखें, n का मान कुछ भी रखें, तो यहाँ पे 2 के पावर में मिलेगा, और दूध की जो संख्या का हम कितना होगा गुणा करेंगे तो वो लगभग 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर इसी प्रकार बताते हैं, पर चूंकि 4 के पावर n संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 संख्या आएगी, केवल 2 का ही है ना, तो केवल 2 संख्याएं आएंगी जो कभी भी 0 पे विभाज्य नहीं हो सकते। हमेशा यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो हम यहाँ बताएंगे 2 संख्याएं आएंगी, अतः 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका होता है। बस हमें दिखाना है कि यहाँ पे जब भी गुणनखंड उनकी पावर में कर 2 की पावर 2n आ जाया करेगा, 4n 6n 8n आएगा, लेकिन 2 की पावर में आएगा ना, यहाँ पे हम लोग क्या रहेगा? बेस में 2 रहेगा। जब भी हम इसका हल करेंगे तो 5 का वाली संख्या जो 2 के पावर 2n 5 से विभाज्य 4n 5 से विभाज्य नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो हम कहेंगे संख्या जो है उसका जो भी रिजल्ट आएगा, हम यहाँ पे 1 भी रख रहे हैं, मान के चलिए अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो मान अगर हम 0 भी रख दें तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, वो कभी 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऐसे नहीं कोई क्लास में यहाँ पे 0 आ जाए तो हम बताएंगे संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये था हम लोगों का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पे इसको प्रूव करने का तरीका। इसमें हम लोगों की जो अंकगणित के आधारभूत की जो है प्रमेय जो दी है इसका भी महत्व है, क्योंकि देखिए इसमें बताया गया है किसी अविभाज्य संख्या को अविभाज्य संख्या में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के गुणनफल के रूप में यहाँ पे 2n बार लिख सकते हैं कि नहीं सकते इसको? तो इसे गुणनफल के रूप में जो 4 पावर n सर गया है इसको 2 के गुणनफल के रूप में हम बहुत सारे 2n तक लिख सकते हैं इसको, जो कि कभी भी दूसरी भाज्य नहीं होगी। यानी उसी प्रमेय के आधार पर बताएंगे ये भी हम लोगों की कंडीशन सत्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप लोग अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली लगाइए और जो क्वेश्चन न समझ में हमसे पूछिएगा। इस चैप्टर में आप लोगों को बस लॉस ऑफ मॉस निकालना है और कुछ खास नहीं करनी है। ठीक है, धन्यवाद।